नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद पौडवाल पर। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कवर करेंगे और जानेंगे अपने भारतीय संविधान के दर्पण को, अपने भारतीय संविधान की आत्मा को। तो साथियों, शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हमारे देश का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना ही हमें यह बता देती है कि हमारे इस देश के संविधान के अंदर क्या लिखा होगा, उसके मूल तत्व क्या हैं और इस देश की संविधान की जो यह इतनी मोटी किताब लिखी गई है, इसके अंदर क्या लिखा होगा, किसके लिए क्या प्रावधान किए गए होंगे, वह सब हमें हमारे देश की प्रस्तावना को पढ़कर ही पता चल जाता है। तो शुरू करते हैं। हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो साथियों, हमारे देश की संविधान की जो प्रस्तावना है वह शुरू होती है हम भारत के लोग। इन शब्दों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। हम भारत के लोग का अर्थ है हम और आप। हमारे इस देश की पूरी जो जनता है वह इसमें शामिल है। हम भारत के लोग मतलब इस देश में रहने वाले सभी नागरिक इस देश के हम भारत के लोगों की जो ये शब्द हैं इसके परिधि के अंदर आएंगे। हम भारत के लोग मतलब इस देश की जनता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ कि हमें हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के फैसले लेने के लिए पूरी आज़ादी है। हम अपने देश के आंतरिक और बाह्य फैसलों को लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। इसका अर्थ हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम जैसे चाहे वैसे फैसले लें। हम अपनी विदेश नीति खुद बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और हम हमारे देश को किस तरह चलाना चाहते हैं इसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। हमारे देश में किस तरह के नियम कानून चलेंगे इसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि इस देश का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। यहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाएगा। किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। लोकतंत्रात्मक मतलब इस देश के अंदर लोगों की सरकार होगी, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो जनता उसे एक निश्चित अवधि के बाद पुनः परिवर्तित कर देगी। गणराज्य का अर्थ हुआ कि इस देश का जो सबसे बड़ा, सबसे प्रथम नागरिक है वह भी जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। गणराज्य का अर्थ हुआ कि इस देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है और उस पद पर भी जो व्यक्ति आसीन होगा वह भी जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। फिर आगे इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में हम अपने देश के नागरिकों को 3 तरह के न्याय देने की बात करते हैं। इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह का न्याय देने की बात करते हैं। और कितने तरह की स्वतंत्रता देने की बात करते हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
यानी कि 5 तरह की स्वतंत्रता देने की हम बात करते हैं। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है और हर व्यक्ति को समान अवसर पाने की आज़ादी है, उसको समान अवसर मिलने चाहिए, ऐसा हमारा संविधान प्रावधान करता है। किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार ही नहीं है, उसको गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान प्रावधान करता है। और हम अपने राष्ट्र की एकता को बनाए रखेंगे और इसकी अखंडता को सुनिश्चित करेंगे। और इसके लिए हमें जो बंधुता चाहिए, जो हमें हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुता चाहिए, उसको बढ़ाना है। अपने देश के टुकड़े नहीं होने देने हैं और ना ही इस तरह के कोई काम करने हैं कि हमारा देश टूटे या हमारे देश के एकता को खतरा हो। और हमारा देश का जो संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को ही इसको आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था और हम अपने देश के संविधान को अंगीकृत किया था। 26 नवंबर 1949 को ही अधिनियमित करा था और आत्म अर्पित किया था। अंगीकृत मतलब स्वीकार किया था, अधिनियमित मतलब इसके जितने भी नियम कानून हैं वो हम पर लागू होंगे, और आत्म अर्पित का मतलब हुआ कि हम अपने आप को इस संविधान को सौंप देते हैं। आगे जैसा हमने अभी ऊपर चर्चा की है यही यहाँ पर लिखा गया है। हम भारत के लोग का मतलब हुआ भारत देश का प्रत्येक नागरिक। भारत में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कौन है? सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है इस देश का संविधान। इसे शक्ति देने वाले कौन हैं? इस देश के नागरिक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसा देश जिसके उसके खुद के नियम कानून चलते हों, जिसमें उसके खुद के नियम कानून चलते हों तथा वह आंतरिक और बाह्य मामलों में खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों। समाजवादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक असमानता कम हो, कम से कम आर्थिक असमानता हो। समाजवादी जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत है तथा सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। इसमें सभी संसाधनों एवं स्रोतों पर सरकार का स्वामित्व होता है और उनका वितरण जो है सबके बीच में, सभी नागरिकों के बीच में, पूरी जनता के बीच में बराबर बराबर संसाधनों का बंटवारा होता है। पंथ निरपेक्ष मतलब सभी धर्मों का सम्मान होगा, किसी विशेष धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। गणराज्य मतलब किसी राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा या राष्ट्राध्यक्ष होगा या सर्वोच्च नागरिक होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही निर्वाचित किया जाएगा। पाकिस्तान जैसे हम बात करें, पाकिस्तान एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस्लाम धर्म को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसे ही बांग्लादेश में भी इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, तो बांग्लादेश भी एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे हमारा भारत है, भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता है, तो हम कहेंगे कि भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, इसलिए यह एक गणतंत्र भी है। लेकिन चीन जैसे देश में जहाँ पर वन पार्टी सिस्टम चलता है वहाँ सरकार चुनने का अधिकार जनता को नहीं है। ठीक है। ब्रिटेन में जैसे राजा या सम्राट जो होते हैं वो उस देश का सबसे प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है और वो भी वंशानुगत होता है। इसलिए हम कहेंगे कि ब्रिटेन में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारतीय संविधान जनता के लिए 3 तरह के न्याय की चर्चा करता है। अभी हमने देखा था ऊपर, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरह का न्याय हुआ। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, समाज में बराबरी हो, कमज़ोर वर्ग के लोगों को विशेष सहायता देकर बराबरी पर लाया जाए। इसके लिए सरकार विशेष व्यवस्था करे ताकि कमज़ोर वर्गों का भी उत्थान हो सके, अर्थात समतामूलक समाज की स्थापना हो। फिर आर्थिक न्याय का क्या अर्थ हुआ? समाज में ऐसी व्यवस्था की स्थापना हो कि किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक आधार पर भेदभाव न किया जाए, क्योंकि जब समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है तो वहाँ विद्रोह की भावना पनपती है। राजनीतिक न्याय,
संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक आधार पर समान रखा गया है। जैसे अमीर गरीब, अनपढ़ विद्वान, स्त्री पुरुष सभी को वोट देने का अधिकार है और हर व्यक्ति के वोट की कीमत बराबर है। हम ये नहीं कह सकते कि अमीर जो व्यक्ति है उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है और गरीब के वोट की वैल्यू कम है। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबके वोट की वैल्यू बराबर है। देश के किसी भी पद पर पहुंचने की प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार हैं और देश में न्याय पाने का भी प्रत्येक व्यक्ति को बराबर अधिकार है। हमारे संविधान में 5 तरह की स्वतंत्रता हमें दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता का मतलब हुआ प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का समान अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को भाषण, लेखनी, संगीत, पेंटिंग आदि के रूप से या आदि के माध्यम से अपने आप को अपने अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है। अब यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि संविधान हमें स्वतंत्रता तो देता है, ये बात सही है। संविधान हमें स्वतंत्रता देता है पर स्वच्छंदता नहीं देता। मतलब हम कुछ कार्य कर सकते हैं लेकिन संविधान के नियमों के अधीन ही रहकर करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जो मन करे वो करें। किसी विद्वान ने यह कहा है कि आप अपने हाथों को वहीं तक फैला सकते हैं जहाँ से दूसरों की नाक शुरू होती है। मतलब अगर आप अपने हाथ फैलाते हैं तो आपको हाथ फैलाने की आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की नाक से आपके हाथ टच नहीं होते। अगर आप दूसरे के नाक से अपने हाथों को टच करेंगे तो इसका मतलब दूसरा डिस्टर्ब होगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब संविधान आपको आज़ादी देता है, आप अपने कार्य कर सकते हैं, आपको कुछ करने की आज़ादी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मन में आए आप वही करें। विश्वास की स्वतंत्रता। हम किसी भी विचारधारा में विश्वास कर सकते हैं, किसी भी दल को सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारे विश्वास की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को माने या ना माने ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ऐसी हमें संविधान आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है। उपासना की स्वतंत्रता। हमें किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति को अपनाने या न अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समाज में ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक पद या कार्य के समान अवसर प्राप्त करने की आज़ादी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा को बनाने का समान अधिकार है। गरिमा मतलब आत्मसम्मान के साथ जीने की आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है। एकता और अखंडता मतलब एकता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जबकि अखंडता एक भौगोलिक अभिधारणा है। मतलब कि हम पूरे भारत के लोग, यहाँ भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, लेकिन फिर भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। जबकि इस देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यह अखंड है भारत। तो अखंडता एक भौगोलिक अवधारणा है। तो प्रस्तावना से संबंधित हमारा जो ये टॉपिक है, इसमें जो बातें हमने जानी हैं, अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। 2 प्रश्न तो इसी वीडियो में करेंगे और बाकी के प्रश्न इससे अगले वीडियो में हम करेंगे। तो प्रस्तावना में संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहले है, प्रस्तावना में निहित मूल तत्व क्या हैं? संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता। भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत का संविधान है। लेकिन यदि भारत की जनता और भारत का संविधान दोनों ऑप्शन में आएगा तो आप भारत की जनता को ही सही टिक लगाएंगे, क्योंकि भारत की जनता ही भारत के संविधान को शक्ति देती है। ठीक है। अब भारत की प्रकृति कैसी है? भारत का जो संविधान है उसमें लिखा है कि भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत की प्रकृति कैसी हुई? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये भारत की प्रकृति में शामिल होगा। तो साथियों, आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।